जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हिस्ट्री पर। हिस्ट्री का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर जो पहला राजवंश था वो है गुलाम वंश। दोस्तों आज की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी गुलाम वंश पर। गुलाम वंश दोस्तों 1206 ईस्वी से 1210 यानी 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला था। क्लियर है। जैसा कि हमने आपको इसके पहले आपको बता ही दिया था कि 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? तराइन का, क्लियर है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्लियर है। यह युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी, क्लियर है, और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। क्लियर है, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में दोस्तों जानते ही हैं आप, पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? पराजित हुए और मोहम्मद गौरी क्या हुआ? विजयी हुआ। क्लियर है। जब दोस्तों मोहम्मद गौरी विजयी हो गया तो अब मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थे। क्लियर है। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थे और दोस्तों ये गुलाम पाल रखे थे, यानी एक प्रकार से इसके 4 गुलाम थे। क्लियर है। 4 गुलाम में से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, क्लियर है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्लियर है, इसको जो है दिल्ली की राजसत्ता या भारत का जो साम्राज्य जीता था मोहम्मद गौरी, क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर ये गजनी लौट गया था। क्लियर है। हालांकि आगे चल के इसकी मृत्यु हो गई था। तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जब तराइन की द्वितीय युद्ध जीता, उसके बाद अपने विश्वसनीय गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भारत की सत्ता सौंप कर ये कहाँ चला गया था? गजनी चला गया था। क्लियर है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन, ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये गुलाम वंश की स्थापना कब की? जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी तब। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। क्लियर है। वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी हुए थे और द्वितीय में दोस्तों वो पराजित हो गए थे। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। आशा है कि ये पॉइंट दोस्तों आपके माइंड में बिल्कुल भी सेट हो गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और जानते हैं गुलाम वंश के पहले शासक जिसका नाम है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये नाम बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि ये गुलाम वंश के क्या थे दोस्तों? संस्थापक थे। क्लियर है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछता है, कभी भ्रमित होना, अगर पूछता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पहुँच चुका है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो दोस्तों कभी भी आप कुतुबुद्दीन ऐबक पर टिक मत मारिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो दोस्तों किस पे मानना है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों वो था इल्तुतमिश। क्लियर है। तो इल्तुतमिश जो था दोस्तों ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि गुलाम वंश इसके शासन पीरियड में काफ़ी ज़्यादा उन्नत और प्रगति पर था। क्लियर है। अब कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमने आपको बताया कि दिल्ली पर शासन करने वाले जो सुल्तान थे 3 अलग अलग वंशों के थे। क्या? 3 अलग अलग वंशों के थे। अगर मैं बात करूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था तो दोस्तों ये कुतुबी वंश का था। ये प्रश्न बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कुतुबी वंश का था। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद इल्तुतमिश जो आया था, इल्तुतमिश दोस्तों ये किस वंश का था? ये दोस्तों शमसी वंश का था। क्लियर है। क्या था? शमसी वंश का था। क्लियर है। तो इल्तुतमिश किस वंश का से संबंधित रखता था? ये दोस्तों शमसी वंश से संबंधित रखता था। और गुलाम वंश का एक और योग्य शासक था दोस्तों, वो था बलबन। क्लियर है।
बलबन। क्लियर है। तो दोस्तों एक पॉइंट ये दिमाग में रख लीजिए, गुलाम वंश के 3 ही महत्वपूर्ण शासक थे, जो कि पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। रजिया सुल्तान का भी नाम आता है, लेकिन ये 3 सबसे योग्य माने गए थे। क्लियर है। तो बलबन दोस्तों किस वंश का था? ये बलबनी वंश का था। किस वंश का दोस्तों? बलबनी वंश का था। क्लियर है। आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। क्लियर है। तो गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश का प्रथम जो शासक था वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन पीरियड था दोस्तों वो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन ये बंदा किया था। क्लियर है। और दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों, तो आपको आंसर किस पे टिक देना है? इल्तुतमिश पर आंसर माना। ओके, कोई दिक्कत है नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश को इसका गुलाम था दोस्तों, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। क्लियर है। पॉइंट समझ गए हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित रखता था अपने आप को? ये कुतुबी वंश से संबंधित रखता था। क्लियर है। और इल्तुतमिश दोस्तों शमसी वंश और बलबन जो है बलबनी वंश से संबंध रखता था। क्लियर है। अब आपके माइंड में हर पॉइंट बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुतुबी वंश को दास या गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। यानी कुतुबी वंश को दोस्तों किस नाम से? दास या गुलाम वंश के नाम से भी हम जानते हैं। ये पॉइंट जानते रहिए। क्लियर है। अब दोस्तों अब इसका गुलाम वंश क्यों नाम रखा है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में यानी यहाँ पर यानी गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए दोस्तों वो एक ना एक किसी के गुलाम ही थे। जैसे बात करें कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। बलबन इल्तुतमिश का। इस तरीके से गुलाम पे गुलाम थे, इसी कारण दोस्तों इसका नाम गुलाम वंश ही रखा गया। क्लियर है। ये पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस वंश का प्रथम शासक कौन था, गुलाम वंश का प्रथम शासक, कई बार मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्लियर है। मोहम्मद गौरी कहाँ का निवासी था? दोस्तों मोहम्मद गौरी गौर का निवासी था। गौर दोस्तों ध्यान दीजिएगा गजनी का एक छोटा सा राज्य था। ओके, ये पॉइंट आपके माइंड में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पॉइंट पे पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। आशा है कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा और माइंड में सेट भी होता जाएगा। क्लियर है। दोस्तों ध्यान देंगे, हमने बात किया कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का प्रथम शासक था। क्लियर है। और इसका जो शासन पीरियड माना गया दोस्तों वो माना गया 1206 ईस्वी में ये गुलाम वंश की गद्दी पे बैठा और ये 1210 ईस्वी तक दोस्तों शासन कर पाया था। उसके बाद जानते हैं इसकी मृत्यु हो गई और कैसे मृत्यु हुई उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बस दोस्तों आप लोग धैर्य बनाए रखिए और धैर्यता में ही आपको हर सफलता छिपी हुई है। क्लियर है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि जो मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलामों में से जो सबसे योग्य गुलाम कौन था दोस्तों? ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों तुर्क जनजाति का था। किस जनजाति का था दोस्तों? ये तुर्क जनजाति का था। क्लियर है। तुर्क जनजाति का था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर अर्थ पूछा जाए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्लियर है। यानी ये क्या था बंदा? चंद्रमा का देवता था। क्लियर है। देवता मत मानिए, बस इतना मानिए दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अर्थ होता है वो चंद्रमा का देवता होता है। ये देवता होता नहीं था। क्लियर है। देवता होता तो भारत पे शासन नहीं करता और भारत के राजाओं के साथ छल कपट से ये लोग सफलता नहीं पाते। क्लियर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ है दोस्तों? चंद्रमा का देवता। समझ में आया? कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। आशा है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
दोस्तों इसमें एक पॉइंट और भी याद रखना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है, गुलाम वंश को, यानी गुलाम वंश को दोस्तों मामलूक, क्या, मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो गुलाम वंश को दोस्तों मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। मामलूक का अर्थ होता है दोस्तों स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ दास। तो मामलूक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ दास। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ होता है दोस्तों? चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? ये तुर्क जनजाति का था जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्लियर है? अब आपके दिमाग पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको मिटाएं और भी पॉइंट हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर मैं प्रश्न करूं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये बचपन में ही दोस्तों दास के रूप में वह निशानपुर के बाजार में लाया गया था। क्लियर है? तो बचपन में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बचपन में इसे एक प्रकार से बेच दिया गया और बेचने के बाद दोस्तों इसे एक निशानपुर बाजार था। कौन सा दोस्तों? निशानपुर बाजार था। क्लियर है? तो इसको किसी ने खरीदा उधर होगा और इसे दोस्तों बचपन में ही निशानपुर बाजार में क्या हुआ दोस्तों लाया गया। वहाँ उसे एक क्या हुए काजी, क्या नाम था दोस्तों? यहाँ पर यानी इसी निशानपुर बाजार में एक काजी थे। क्लियर है दोस्तों? काजी का नाम अगर आपको मालूम हो तो जल्दी बताइए। फखरुद्दीन था। क्या दोस्तों? काजी का क्या नाम था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। क्या नाम था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। क्लियर है? ये जो था दोस्तों कौन था? काजी था। क्लियर है? समझ में आया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही निशानपुर बाजार में, क्लियर है दोस्तों, निशानपुर बाजार में लाया गया और वहाँ उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने दोस्तों क्या किया था? क्रय किया था, यानी खरीदा था। क्लियर है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था? एक काजी थे जिनका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी थे। उनको क्या किया? ये खरीद लिए थे। कहाँ खरीदे थे दोस्तों? निशानपुर बाजार में। किस अवस्था में खरीदे थे कुतुबुद्दीन ऐबक को? ये बचपन की अवस्था में था। क्लियर है? तो दोस्तों पॉइंट समझ गए, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुरान पढ़ना सीख लिया, यानी जब इसको खरीद लिया गया तो ये किसके पास पहुंच गया? मोहम्मद गौरी के पास पहुंच गया। तो इसको थोड़ा सा चलो इसी में लिखते हैं। दोस्तों ये इतना माइंडेड था, बुद्धिमान था बच्चा कि ये जल्द ही दोस्तों कुरान पढ़ना सीख गया, यानी ये चंचल था, होशियार था। क्लियर है? जानते हैं ये होशियार जो बच्चे होते हैं जल्दी सीखते हैं। तो दोस्तों ये जल्द ही कुरान पढ़ना सीख गया था। क्लियर है? तो कुरान पढ़ना जल्दी ही सीख लिया क्योंकि ये बुद्धिमान था, चंचल था। क्लियर? पढ़ना सीख लिया और इसलिए वह कुरान ख्वां के नाम से जाना जाने लगा था। दोस्तों ये कुरान पढ़ना सीख गया तो इसी कारण से लोग क्या कहते थे? कुरान खां के नाम से मतलब एक प्रकार से संबोधित करने लगे। क्लियर है? तो कुरान खां किससे कहा जाता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। मत आप लोग कंफ्यूज होइएगा। अब कुरान खां का मतलब है कुरान का पाठ करने वाले को ही दोस्तों कुरान खां बोलते हैं। कुरान खां किसे बोलते हैं? कुरान का जो पाठ करता है। ओके, इतना समझ में आ गया दोस्तों? दोस्तों एक पॉइंट इसको और मिटाते हैं तो उसके बाद हम लोग समझते हैं, नोट करते रहिएगा पुस्तक में। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्लियर है, तो दोस्तों मोहम्मद गोरी, कौन? मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। यानी ये मोहम्मद गोरी के संपर्क में जब आया दोस्तों इसके जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया। क्लियर है? अब परिवर्तन क्या आया अभी हम लोग जानते हैं। अरे भाई परिवर्तन आया तभी तो ये दिल्ली का सोचो एक सुल्तान बना। परिवर्तन ना होता, इसके अंदर कोई गुण ना होता तो क्या ये भारत का दिल्ली पर शासन कर पाता? नहीं कर पाता। क्लियर है? तो इसलिए दोस्तों जिसके अंदर
जीवन में कुछ करने की लालसा है, उसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होता ही रहता है। क्लियर है। तो मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। क्लियर है। मोहम्मद गोरी ने दोस्तों उसे अमीर ए आखुर, यानी मोहम्मद गोरी ने इससे क्या कहा, अमीर ए आखुर। क्लियर है। मोहम्मद गोरी ने इसे अमीर ए आखुर यानी शाही घुड़साल का अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। तो अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने किया। क्लियर है। कब किया, जब ये इसके संपर्क में, जब इसने इसको बिक करा यानी खरीद लिया। खरीदने के बाद इसकी चंचलता को देखते हुए, इसकी ईमानदारी को देखते हुए इसे अमीर ए आखुर के पद पर दोस्तों नियुक्त किया। ओके। अमीर ए आखुर का मतलब होता है शाही गुड़, क्या, शाही घुड़साल का अधिकारी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक कब हुआ था, राज्याभिषेक यानी ये गद्दी पर कब बैठा। क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों, इसका राज्याभिषेक दोस्तों कब हुआ था, 25 जून 1206 ईस्वी को। कब दोस्तों, 25 जून 1206 ईस्वी को। क्लियर है। 25 जून 1206 ईस्वी को इसने किस पे, गुलाम वंश की राजगद्दी पर बैठा और इसने अपनी राजधानी, क्लियर है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाई दोस्तों, लाहौर को बनाई। बिल्कुल भी माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाई, तो लाहौर को बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की गद्दी पे कब बैठा, तो 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। ओके, कोई दिक्कत अब आपके माइंड पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गोरी जीता तो इसने अपना सारा राजपाट दोस्तों किसको सौंप दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लो भाई अब संभालो, अब मेरी औलाद तो है नहीं, मेरी संतान तो है नहीं, मेरे बेटे तो है नहीं, अब जो है तो तू ही है भाई, ले हिंदुस्तान का सत्ता संभाल, मैं तो चलता हूँ। क्लियर है। हालांकि जाते जाते ये अल्लाह के प्यारे भी हो गए थे, आप लोग जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। एक पॉइंट ये भी ध्यान दीजिएगा, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट एक इंद्रप्रस्थ, क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट एक इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों, ये देखिए यहाँ लिख देते हैं, मुख्यालय इंद्रप्रस्थ है। तो दिल्ली के निकट है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ को अपना क्या बनाया था, मुख्यालय बनाया था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होते। 1208 ईस्वी में दोस्तों इसको मिटाते हैं, तब आगे हम लोग पॉइंट समझते हैं। क्लियर है। आपको दिख रहा होगा, मैं चाहे दिखूं चाहे दिखूं, लेकिन आप लोग घबराना मत। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 1208 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गोरी के एक भतीजे थे जिनका नाम था गयासुद्दीन महमूद दोस्तों। क्लियर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्त पत्र देकर सुल्तान की उपाधि दी थी। तो किसने सुल्तान की उपाधि दी थी दोस्तों, गया, क्लियर, गयासुद्दीन, क्या नाम था दोस्तों, जल्दी बताइए, गयासुद्दीन महमूद ने। क्लियर है। गयासुद्दीन महमूद ने किसको सुल्तान की उपाधि दी थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसको उपाधि दी थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि दी थी कि भाई अब आप एक सुल्तान हैं, सुल्तान की उपाधि धारण कर लीजिए। अब आपको कोई कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बुलाएगा, बल्कि अब आपको सुल्तान के नाम से बुलाया जाएगा। क्लियर है। तो ये पॉइंट दिमाग पे से ले लीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, समझ ही गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की दोस्तों उपाधि नहीं धारण किया। क्लियर है। इसे सुल्तान की उपाधि दिया गया, लेकिन इस सुल्तान की उपाधि दोस्तों कभी धारण नहीं किया। क्लियर है। क्योंकि ये गुलाम था दोस्तों, ये एक सच्चा ईमानदार गुलाम था जो कि मोहम्मद गोरी था, इसलिए मोहम्मद गोरी से बड़ा पद, मोहम्मद गोरी के समान पद लेना ही नहीं चाहता था। इसलिए दोस्तों इसने कभी सुल्तान का जो उपाधि थी लिया ही नहीं। क्लियर है दोस्तों। उसने केवल मलिक और सिपाह सालार, क्या, मलिक और सिपाह सालार की उपाधियां धारण की थी। किसकी, मलिक और सिपाह
सालार, क्लियर है, सिपह सालार की उपाधियां धारण की थी, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, क्लियर है, क्योंकि अपने एक प्रकार से अपने जो राजा थे, जो उनके हुकुम थे, सुल्तान थे, उनका बराबरी नहीं करना चाहता था ये गुलाम, बहुत ही वफादार गुलाम था, ऐसे नहीं दे दिया था मोहम्मद गोरी ने इसे भारत का सल्तनत, क्लियर है। अपनी दानशीलता के कारण दोस्तों इसे लाख बख्श कहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की नाम से जाना जाता है, पॉइंट समझ गए ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं। लाख बख्श का अर्थ होता है दोस्तों लाखों का दान करने वाला, क्योंकि ये दानी था, क्लियर है, क्या था दोस्तों, लाखों का दान करने वाला, तो लाखों का दान करने वाला था ये, क्लियर है, इसी कारण इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से दोस्तों पुकारा जाता था, क्लियर है। और दोस्तों पील भक्स, एक पॉइंट और, पील भक्स भी कहा जाता था, क्लियर है, इसे किस नाम से, पील भक्स, क्लियर है। तो लाख भक्स और पील भक्स, पील भक्स मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला, क्या होता है दोस्तों, हाथियों का दान देने वाला, क्लियर है। तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख भक्स कहा जाता था, लाख भक्स का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। और दोस्तों पील भक्स भी कहा जाता है, पील भक्स का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला, ओके, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसने भारत की प्रथम मस्जिद, क्लियर है, अच्छा इसको मिटाते हैं तब। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की प्रथम मस्जिद का नाम बताइए, प्रथम मस्जिद का नाम बताइए, तो भारत की प्रथम मस्जिद का नाम दोस्तों क्या है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, क्लियर है। तो भारत की प्रथम मस्जिद का जो निर्माण है दोस्तों उसका क्या नाम है पहले बताइए, क्या है दोस्तों, कुव्वत उल, क्लियर है, कुव्वत उल इस्लाम, क्लियर है, क्या, कुव्वत उल इस्लाम, क्लियर है, मस्जिद। तो भारत की प्रथम मस्जिद का क्या नाम है दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में इसने दिल्ली में इसका निर्माण कराया था, क्लियर है। दोस्तों ये कहाँ कराया गया था, जो पृथ्वीराज चौहान थे, क्लियर है, पृथ्वीराज चौहान, क्लियर है, इनका एक किला था, इनके किला क्या नाम था दोस्तों, राय पिथौरागढ़ किला, क्लियर है, राय पिथौरागढ़, क्लियर है, पिथौरागढ़ किले के पास करवाया था, क्लियर है। तो दोस्तों समझ में आया कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है भारत की प्रथम मस्जिद है, क्लियर है। इसने दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण कराया वो दिल्ली में, क्लियर है, दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के किला, क्या नाम था दोस्तों, राय पिथौरागढ़ किले के पास ही करवाया था, क्लियर है, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया है। जबकि दोस्तों जबकि इसने दोस्तों अजमेर में, कहा, अजमेर में, अजमेर शहर के संस्थापक कौन थे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अजमेर शहर के, अजमेर नगर के संस्थापक कौन थे, इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्लियर, अगर आप प्रश्न सुने होंगे तो अजमेर में दोस्तों इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, कौन सा, 2.5 दिन का झोपड़ा, क्लियर है, झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया है, क्लियर है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ कराया है दोस्तों, ये अजमेर में करवाया था, क्लियर है। दोस्तों ये बताया जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई गई थी, ये मस्जिद जहाँ बनाई गई थी वहाँ पर किसी समय में दोस्तों एक संस्कृत महाविद्यालय था, यहाँ पर किसी समय में दोस्तों जहाँ ये संस्कृत मतलब ये बनाई गई है, यहाँ एक संस्कृत विद्यालय था, क्लियर है। तो अजमेर में जहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनी है दोस्तों, वहाँ पर क्या था, पहले एक था संस्कृत विद्यालय था, क्या था दोस्तों, क्या था दोस्तों, विद्यालय था, बिल्कुल मेरे दिमाग पे सेट कर लिए, क्या था, संस्कृत महाविद्यालय था, विश्वविद्यालय था, क्लियर, ये पॉइंट ध्यान दीजिए, क्लियर है। दोस्तों ये संस्कृत जो महाविद्यालय था, क्लियर है, जो महाविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों जानते हैं, जो बीसल देव थे,
जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ बोला जाता है, जो कि चौहान वंश के एक योग्य और शक्तिशाली शासक थे। क्लियर है? तो विग्रहराज चतुर्थ, क्लियर है, जिन्हें दोस्तों बीसल देव के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? बीसल देव। तो बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में दोस्तों कौन सा संस्कृत महाविद्यालय बनवाया गया था? और इसी संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर तो दोस्तों कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। दोस्तों बहुत गलत है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि किसी का विद्यालय, संस्कृत विद्यालय कोई बनवा, उसको तोड़वा के तुम वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बना दो, ये अच्छी बात नहीं है। क्लियर? कुछ इतिहासकार मानते हैं ऐसा। क्लियर? मैं नहीं मानता हूं कि मुझ पर टिप्पणी कर दो कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं। क्लियर? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहां संस्कृत महाविद्यालय था, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के बीसल देव के द्वारा बनवाया गया था, उसी मंदिर को उसी विद्यालय को तोड़वा के यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। कितने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर है? कोई दिक्कत अब आपके पॉइंट दिमाग पर नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही दुखद घटना, वो दुखद घटना क्या थी दोस्तों? 1210 ईस्वी में। क्लियर है? दुखद घटना ये थी, 1210 ईस्वी में बंदा क्या कर रहा था दोस्तों? एक पोलो खेल होता है। क्लियर है? कौन सा खेल होता है दोस्तों? पोलो। आप लोग फिल्म वगैरह हम देखते हैं, घोड़े पर देखते हैं, डंडा से मारते हैं। तो दोस्तों 1210 ईस्वी में ये पोलो, जिसे हम चौगान क्या बोलते हैं? चौगान, यानी चौगान अर्थात पोलो खेल खेल रहा था। क्लियर है दोस्तों? पोलो खेल घोड़े पे बैठ के कर रहा था, खेल रहा था दोस्तों। अचानक इसका यानी एक प्रकार से ये घोड़े पर से छटक गया, और छटकने के बाद दोस्तों ये जमीन पे गिरा, तो इसको काफ़ी भारी भरकम दोस्तों चोट लगी, जिसकी वजह से दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। क्लियर है? तो 1210 ईस्वी में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने की वजह से दोस्तों इसका क्या हो गया? देहांत हो गया, अर्थात ये दुनिया छोड़ के चला गया दोस्तों। क्लियर है? तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों, इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी जो था, जिसका नाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था आराम शाह। क्लियर है? आराम शाह एक अयोग्य था। इसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश आएगा। तो इसके बाद ये पॉइंट आशा है कि आपको हर एक पॉइंट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो गई। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखना है, माइंड से थोड़ा उतर गया। उतरने की बात ये है कि थोड़ा दिमाग से हट गया। क्लियर है? तो दोस्तों इसने कुतुब मीनार का नाम सुने हैं? कौन कौन देखने गया? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें। कुतुब मीनार। क्लियर है? कुतुब मीनार दोस्तों, कुतुब मीनार की जो नींव थी, क्या दोस्तों? कुतुब मीनार की जो नींव डाली गई, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया। क्लियर है? तो कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा डाला गया दोस्तों? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया। दोस्तों इसने दोस्तों दिल्ली में सूफी संत थे, क्या नाम दोस्तों? सूफी संत। क्लियर है? ख्वाजा, सूफी संत ख्वाजा। क्लियर? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्लियर है? काकी के नाम पर दिल्ली में, क्लियर है, क्या डाला था दोस्तों? कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार की नींव डाली। समझ गए दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली। क्लियर है दोस्तों? इसने नींव डाली। क्लियर है? लेकिन दुर्भाग्यवश दोस्तों 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु होने की वजह से दोस्तों ये अपने जीते जी इस कार्य को पूरा नहीं करा पाया। क्लियर है? लेकिन इसका एक गुलाम था दोस्तों, जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्लियर है? इल्तुतमिश के शासन काल में इल्तुतमिश ने दोस्तों इस कार्य को पूरा कर दिया। क्लियर है? तो प्रश्न पूछता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसके शासनकाल में डाली गई
तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में डाले गए। और यह कुतुब मीनार बनकर तैयार किसके शासनकाल में हुआ? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। ये पॉइंट। तो इस तरीके दोस्तों ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा लेक्चर, जितना बोल दिया जाए सब अच्छा ही है, लेक्चर था जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा, पढ़ा और जाना। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों अब लिखिए प्रश्न और प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। पहला है दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्लियर है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, अजमेर में है? जल्दी बताइएगा। क्लियर है? दूसरा है दोस्तों ये बताना है आपको कि वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था? कौन सा शासक था जिसे लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। क्लियर है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दिल्ली सल्तनत का, क्लियर, दिल्ली नहीं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्लियर है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पांचवा है दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है? मस्जिद कहाँ पर स्थित है? क्लियर है? इसके पहले वहाँ पर कौन सा महाविद्यालय था? ऐसा बोल सकते हैं। क्या था ऐसा लिखो। क्लियर है? क्या था? इस प्रश्न का आंसर कमेंट। तो दोस्तों इन 5 प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर साथ। आगे भी सीरीज चलती रहेगी, आप लोग लगे रहिए वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये बड़ा परिवार होगा तभी आनंद आएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।